Hey guys, welcome back on the lecture series of 11th class Microeconomics. ओके सो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। ओके सो ये पार्ट 3 है यूनिट 2 का। हमने कार्डिनल अप्रोच पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। हमने बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अटेन करने के लिए दो अप्रोच होती हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। ठीक है, जिसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कार्डिनल अप्रोच में हमने देख लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है, वन गुड के केस में भी और टू गुड के केस में भी। वन गुड के केस में हमने देखा कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स जो है वो अगर एम यू एम के बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है। और दो गुड के केस में हमने देखा कि एम यू एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स और एम यू वाई अपॉन में पी वाई अगर बराबर हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अटेन करता है। ओके फिर हमने देखा कि अगर प्राइसेस में कोई चेंजेस आते हैं तो ग्रेटर देन और लेस देन की सिचुएशन आती है, तब उसमें कंज्यूमर को एक्स गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए या वाई गुड्स का कंज्यूम करना चाहिए। हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम कार्डिनल के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ओके, ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है, जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। प्रोफेसर हिक्स ने कार्डिनल अप्रोच जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि यूटिलिटी को नंबर्स में क्वांटिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, पर प्रोफेसर हिक्स ने इस चीज़ को नेग्लेक्ट किया था या रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, हम कंज्यूमर को अगर कंज्यूमर की यूटिलिटी को हम नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। ओके सो ऑर्डिनल अप्रोच उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि यूटिलिटी को हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं कि किसी दूसरे गुड से कि हमें ज़्यादा मिला या कम मिला। ओके, या हम इन डिफरेंस है, यानी कि हम बराबर हैं दोनों गुड्स में। ठीक है, हम इसे क्वांटिफाइड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच और देखेंगे दीज थ्री टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन वेरी डिटेल मैनर। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज द ऑर्डिनल अप्रोच टू द कंज्यूमर थ्योरी। ओके, जिसमें हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर थ्योरी में ऑर्डिनल अप्रोच में हम एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं। द सेकंड इज द इनडिफरेंस कर्व, हम यहाँ पर इनडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनडिफरेंस कर्व। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज द इनडिफरेंस कर्व, है ना, विच इज द ऑर्डिनल अप्रोच टू द कंज्यूमर थ्योरी। द ऑर्डिनल अप्रोच हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम यूटिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं, सेटिस्फेक्शन के ऑर्डर की बात करते हैं कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिला या लोएस्ट सेटिस्फेक्शन मिला गुड्स को कंज्यूम करने के बाद। ओके सो द ऑर्डिनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी एज इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। ओके सो हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक कोई एग्जैक्ट नंबर दे देना कि आपको इतनी यूटिल्स मिली है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने एक एप्पल खाने से मुझे 50 यूटिल्स मिली, तो क्या ये 50 यूटिल्स ठीक है? ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो इसके अकॉर्डिंग लग रहा है उसे। ठीक है, ये तो इसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है 50, ये 60 भी तो बोल सकता है। क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं 60 नहीं है, गलत है? ठीक है, ये 54 भी बोल सकता है, 59 भी बोल सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? सही होंगी, क्योंकि वो व्यक्ति बोल रहा है अपने साइकोलॉजिकल फिनोमिना से। तो ये होता है कार्डिनल अप्रोच जो होती है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो इसीलिए ये नंबर्स में अगर हम बैक करेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। ओके सो द ऑर्डिनल अप्रोच टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम asserts that the consumer is said to have attained equilibrium. Okay, so let's erase this point. So the ordinal approach to the consumer equilibrium asserts that the consumer is said to have attained equilibrium when he maximizes total utility or satisfaction for a given level of income and existing prices of goods and services. तो मैंने बताया था कि यहाँ पर भी ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है वो सेम होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहाँ कंज्यूमर प्रोड्यूसर यानी कि कोई भी अगर एजेंट है वो मूव नहीं करना चाहता उस सिचुएशन में। ओके क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन है, बेस्ट सिचुएशन है और सिचुएशन के कंपैरिजन में। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशंस कंज्यूमर के लिए वह सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन होता है और इसका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी इनकम का इस तरीके से इस्तेमाल करे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, ताकि उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, जो मज़ा है, यूटिलिटी है, वो मैक्सिमाइज हो सके। ओके सो द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हिक्स इन पार्टिकुलर हैव अप्लाइड एन ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर। तो इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी में
इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एक तरीके से ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस अ टूल ऑफ एनालिसिस कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को किससे एनालाइज करेंगे? इंडिफरेंस कर्व से। वहां पर हम किससे एनालाइज करते थे? वहां पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पी एक्स ये फार्मूला लगाकर यूज करते थे, जहां पर यूटिलिटी का बहुत ज्यादा रोल हुआ करता था, है ना। यानी कि यूटिलिटी जो को नंबर्स में क्वांटिफाइड कर सकते हैं, हम यूटिलिटीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसमें इनडिफरेंस की हेल्प लेकर हम देखेंगे कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ पर अटेन होता है, ओके। और हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे इनडिफरेंस कर्व के हेल्प से, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। सो यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस जो हैं वो माननी पड़ेंगी। ये स्टार्ट करने से, यानी कि जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं या कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो तभी उस मैक्सिमम यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो तभी अटेन करेगा जब ये कुछ अजम्पशन, ये कुछ मान लेंगे कि कंज्यूमर में ऐसा होता है वैसा होता है ना। अब देखो, अगर हम सोच रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जो है, अगर हम सोच रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो 100% मार्क लेके आ जाएगा, तो इसका मतलब 100% लेके आ जाएगा, तो इसका मतलब मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के बारे में कि वो पढ़ने में ठीक है, वो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो पढ़ता ही होगा, एटलीस्ट उसे नॉलेज तो होगी ही, है ना। एटलीस्ट वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ें जो मैंने अज्यूम की हैं ये करेक्ट होंगी, तभी तो वो उसका 100% मार्क्स आ जाएंगे, है ना। या पढ़ने में, यानी कि वो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कैपेबिलिटी है कैच करने की कॉन्सेप्ट की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसके 100% मार्क्स आ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी अटेन कर पाएगा जब कुछ खूबियाँ होंगी, यानी कुछ सिचुएशन सेटिस्फाइड होंगी, है ना। पहला है रैशनैलिटी। तो कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो उसको अटेन करने में लगा रहे, है ना। अब कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन को अटेन करना और उसे मैक्सिमाइज करना। सो इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर इज रैशनल who aims at maximizing his level of satisfaction for given income and prices of goods and services which he wish to consume। तो जो भी वो कंज्यूम करना चाहता है और जो उसकी इनकम है, गिवन है, उससे वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मैक्सिमाइज करे, उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? रैशनैलिटी बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर रैशनल कब कहलाएगा? जब वो चाहेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो और वो उस तरीके से बिहेव भी कर रहा है ना। द ऑर्डिनल यूटिलिटी, हमने देखा कि इस अप्रोच में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया सकता, सिर्फ ऑर्डर बता सकता है ना, कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो द इंडिफरेंस कर्व अज्यूम्स दैट द यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, है ना। ऑर्डर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एप्पल मैंने कंज्यूम किया, उसके बाद ऑरेंजेस किया, तो एप्पल ने मुझे हाई सेटिस्फेक्शन दिया ऑरेंज के कंपैरिजन में ना। तो ऑर्डर दे सकते हैं कि ऑरेंज जो एप्पल है वो हाई कंजम्पशन दे रहा है, इसलिए पहले नंबर पे एप्पल है, दूसरे नंबर पे ऑरेंजेस है। तो ऐसे ऑर्डर दे सकते हैं, है ना। द थर्ड इज द ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। तो जो कंज्यूमर की चॉइस है वो ट्रांजिटिविटी होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले हम कंसिस्टेंसी डिस्कस करते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर कंज्यूमर, कोई दो बंडल है, लेट सपोज करते हैं कोई, लेट सपोज करते हैं कंज्यूमर जो है, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, पहले हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी चॉइस होनी चाहिए इसकी। इसका मतलब अगर एक सिचुएशन में कंज्यूमर जो है वो ए को चूज करता है बी के कंपैरिजन में, यानी कि दो गुड्स गिवन है उसके पास, पर वो ए को ज़्यादा पसंद करता है बी के कंपैरिजन में, तो दूसरी सिचुएशन में भी वो ए को ही पसंद करेगा बी के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है वो अपनी चॉइसेस चेंज कर दे। अगर उसे एप्पल पसंद आ गया है पहली सिचुएशन में, तो कोई और भी सिचुएशन हो उसे एप्पल ही पसंद आना चाहिए, ठीक है, ऑरेंज के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि दूसरी सिचुएशन में उसने ऑरेंज को चूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी चॉइस जो है वो ऐसे लगातार बदलता रहे, है ना। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि अगर अगर वो ए को पसंद करता है बी के कंपैरिजन में और बी को पसंद करता है सी के कंपैरिजन में, तो उसे ए को पसंद करना चाहिए सी के कंपैरिजन में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ए गुड्स कंज्यूम करता है, यानी कि ए गुड्स ज़्यादा पसंद है बी के कंपैरिजन में, और बी और सी की बात करें तो बी को ज़्यादा पसंद करता है, और ए और सी की बात करें तो अगर ए ज़्यादा बड़ा है बी से और बी ज़्यादा बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन द सी, यानी कि ए मस्ट बी प्रीफर्ड ओवर सी,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ओके, सो ये दोनों जो बिहेवियर हैं कंज्यूमर की वो होनी चाहिए। फोर्थ है नॉन सैचुरेटी। सैचुरेटी का मतलब होता है सैचुरेशन पॉइंट आना, यानी कि एक ऐसा पॉइंट अटेन कर लेना जहां से डेक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है ना। ये सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लेना। तो नॉन सैचुरेटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो यानी कि कंज्यूमर जो है वो अभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन नहीं किया है। कंज्यूमर कहीं इसके पीछे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि वो और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है। और सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो नॉन सैचुरेटी का मतलब होता है इट इज़ अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एनी कमोडिटी एंड हैंस ही प्रीफर्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ ऑल कमोडिटीज। ओके, द फिफ्थ इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस MRS refers to the rate at which the consumer is ready to substitute one commodity, which is A, for another commodity, which is B, in such a way that his total satisfaction remains unchanged. ओके, सो लेट सपोज करते हैं दो गुड्स हैं, अब हम ए को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इनकम हमारे पास अनचेंज्ड है, इनकम फिक्स्ड है, तो अगर ए को मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ तो बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जिस रेट से हम ए को चूज कर रहे हैं और बी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, उस रेट को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ओके, आगे हम बढ़ेंगे तो अजम्पशंस कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडिफरेंस कर्व, है ना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और विच इज द की एलिमेंट्स ऑफ दिस पार्ट 2। ओके, सो इंडिफरेंस कर्व जिसे हम आईसी कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व में देखो, इस टेबल से समझते हैं हम, ये जो कॉलम है ये कॉम्बिनेशन हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, गुड्स के, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो और ये फूड और बुक्स है, दो गुड्स लिए हमने, और ये इसका MRS है। ओके, यानी कि किस रेट से वो सेक्रीफाइस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अब देखो ए जो बंडल है, ए बंडल एक बास्केट होता है, मान लेते हैं कि ये ए जो है एक बास्केट है, ठीक है। ए जो बास्केट है जिसमें 1 फूड रखा है, यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ रखी है, और 12 जो है वो बुक्स रखे हैं इस बंडल में, इस टोकरी में, है ना। अब दूसरी जो टोकरी है, दूसरी टोकरी में क्या रखा है, 2 बुक्स, 2 फूड रखे हैं और 6 जो बुक्स रखी हैं। ऐसी तीसरी टोकरी सी जो है और चौथी टोकरी डी है। पहली टोकरी में 1 फूड है, 12 बुक्स हैं। ओके, दूसरे में 2 है और ये 6 है, और तीसरे बंडल में 3 और 4 है, और चौथे बंडल में क्या है, 4 और 3 है ना, 3 और 4, 4 और 3। अब देखो इंडिफरेंस कर्व ये बताता है, देखो इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि ये जो दो गुड्स हमने चूज किए हैं ए बी सी डी, ये सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहे हैं। यानी कि लेट सपोज करते हैं जितना मजा कंज्यूमर को यहाँ इस बंडल को कंज्यूम करने में आ रहा है, उतना ही मजा यहाँ इसको भी आ रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन उसको यहाँ पर भी मिल रहा है, सेम मिल रहा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, अगर हम और इसे सिंपल बनाए तो लेट्स अज्यूम करते हैं, वैसे लेट्स अज्यूम करते हैं कि उसे 100 यूटिल्स मिल रहा है इस बंडल को कंज्यूम करने पर, तो 100 यूटिल्स यहाँ पर भी मिल रहा है, 100 यूटिल्स यहाँ पर भी मिल रहा है, और 100 यूटिल्स यहाँ पर भी मिल रहा है। इसका मतलब सभी बंडल जो है उसे क्या दे रहे हैं, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जब वो एक्स के यानी कि फूड के कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, तो उसे बुक्स के कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और ये ऐसे कॉम्बिनेशन है, 1 और 2, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4 और 4 और 3, जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहे हैं। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो बंडल्स ए बी सी शो हो रहे हैं, ये कंज्यूमर के बंडल हैं, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है इन सभी बंडलों से, यानी कि 100 यूटिल्स जो हैं वो मिल रही हैं इन सभी बंडल से। वैसे हम मेज़र नहीं कर सकते, पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लेट सपोज करते हैं 100 यूटिल्स मिल रही हैं। ओके, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर आता है, ये बताता है कि किस रेट से हम फूड बुक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फूड के लिए, है ना, या फूड के लिए किस रेट से हम बुक्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखो फूड जैसे एक बढ़ाया हमने, फिर दूसरा फूड किया हमने, तीसरा फूड किया, तो कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, यहाँ कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, यहाँ कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो किस रेट से कर रहे हैं, 6 to 1, है ना।
तो ये कैसे निकलता है, एमआरएस जो है वो कैसे निकलता है कि आपको लॉस कितना हुआ है गुड्स का, लॉस ऑफ गुड्स, है ना, कंज्यूम करने में आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, प्लस में गेन ऑफ गुड्स, ठीक है। या फिर आप सिंपल टर्म से बोलो कि आपको कितना लॉस हो रहा है पहले गुड्स का और दूसरे गुड्स का कितना आपको गेन हो रहा है, ठीक है। तो पहले में अगर हम बी, देखो ए में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कुछ लॉस ही नहीं हो रहा, पहला ये तो पहला कॉम्बिनेशन है। बी में देखो क्या हुआ कि फूड का एक गेन हो गया, फूड मैंने एक और ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तो बी बंडल में फूड का एक गेन हुआ तो गेन नीचे लिखेंगे। लॉस कितना हुआ, 12 से 6 हमें कम करना पड़ा, तो 6 यूनिट्स मुझे लॉस हो गया, ठीक है, यानी कि मुझे कम करना पड़ा। क्यों कम करना पड़ा, क्योंकि मेरी इनकम सेम है, तो अगर मैं फूड का ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे पैसे सेम है तो बुक्स का कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 है, तो इसका मतलब एमआरएस कितना हो गया, 6 हो गया। सी बंडल में देखें तो देखो 2 से 3 हो रहा है, यानी कि एक बंडल एक यूनिट का गेन हो रहा है। बुक्स में कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2। तो एमआरएस ऐसे फाइंड आउट होता है, ठीक है, जहाँ पर चेंज इन ऑफ गुड्स ऑफ बुक्स, यानी कि जो लॉस को शो कर रहा है अपॉन में चेंज इन गुड्स ऑफ फूड्स, ओके। सो एमआरएस क्या शो करता है, एमआरएस सेक्रीफाइस रेट को शो करता है, ओके। सो अगर हम इसी टेबुलर फॉर्म को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में शो करेंगे तो जो कर्व बनेगा उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ओके। सो अभी हम कर्व आगे देखेंगे, तो लेट सपोज करते हैं, तो इसको देख लेते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी कि टेबल में मैंने क्या बताया, तो आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, ओके। सो देखो इंडिफरेंस कर्व शोज, क्या शो करता है इंडिफरेंस कर्व, टू गुड्स पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो दो गुड के वो सभी कॉम्बिनेशन शो करता है। हमने यहाँ 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, दो गुड के, फूड और बुक्स के देखो 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं विच provides the same satisfaction level to the consumer with given level of income and price। तो अगर कंज्यूमर की इनकम सेम है और ऐसे गुड्स, तो वो कर्व क्या बताता है, वो इंडिफरेंस कर्व ये बताता है, वो सभी कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल देंगे, ठीक है। लेट सपोज करते हैं ई है, ई बंडल है जहां पर ये 2 कर रहा है और ये किसका कर रहा है, ये लेट सपोज करते हैं ये 5 कर रहा है और ये 1 कर रहा है, ओके। तो ये बंडल भी कितना देगा, 100 देगा, ये भी 100 यूटिल्स दे रहा है, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। तो अगर ऐसा कर्व जो दो गुड्स के उन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल का देते हैं विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस, and this curve is called the indifference curve, okay। So the A, B and C are bundles of the goods and services which gives the same utility to the consumer को same utility मिल रही है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। उसी टेबुलर फॉर्म को अगर हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका कर्व जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इंडिफरेंस कर्व, और हमने बताया था यहाँ पर कितनी मिल रही है, 100 यूटिल्स मिल रही है, ठीक है। देखो नंबर्स में नहीं लिख सकते, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 100 यूटिल्स लेट सपोज करते हैं मिल रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि हाँ 100 है तो चेंज नहीं होगा, है ना। अगर 100 इसमें ए बंडल में है तो बी बंडल में भी होगा। तो देखो ये जो 12, जब हम 1 यूनिट फूड का कर रहे हैं और 12 यूनिट गुड का कर रहे हैं, तो ये ए बंडल में हमने देखा था, वैसे ये बी बंडल है, ये सी बंडल है और ये डी बंडल है, ओके। सो इंडिफरेंस का कर्व क्या शो कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, है ना। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशंस होगा, ये लोड सपोज करते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर फूड का ये वाली जो यूनिट है और इसकी ये यूनिट है, मान लेते हैं ये ई डैश है, ये भी क्या दे रहा है, ये भी 100 यूटिल्स ही दे रहा है, ओके। ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ये कॉम्बिनेशंस में भी कंज्यूमर को 100 यूटिल्स मिल रही हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको कितना देगा, वो 100 यूटिल्स ही देगा, यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन लेवल आपको प्रोवाइड करेगा, कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा। तो ये कर्व क्या शो कर रहा है, ये कर्व टू गुड पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करके देते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो अगर हम इसके शेप की बात करें, इंडिफरेंस कर्व के शेप की बात करें, तो इंडिफरेंस कर्व आपको कैसा दिख रहा है, नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, यानी कि इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है,
है ना। इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? क्योंकि जब वो ए बंडल से बी बंडल की तरफ कंज्यूमर अगर मूव करेगा, यानी कि ए बी सी डी, अगर वो सॉरी इसको अगर वो ए बंडल पे है और वो बी बंडल पे जाना चाहता है, दूसरा बंडल कंज्यूम करना चाहता है, तो हमें पता होगा कि देखते हैं इतना ये इस वाले पे जा रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 12 10 यानी कि 6 से 12, 6 यूनिट हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब कितना हमें गेन होगा, 1 यूनिट ऑफ फूड का गेन होगा, ठीक है। तो ये जो रेशो है 6/1, इसको क्या बोलते हैं? इसको MRS बोलते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक यूनिट को और ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए हम बुक्स का 6 यूनिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना, उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इस 6 यूनिट के बदले हम 1 यूनिट ले रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्लेसमेंट की रेट है इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर हम बी से सी पे आते हैं तो देखो बी से सी पे आने के लिए कितनी यूनिट हमने ज़्यादा बढ़ाई, 1 यूनिट। कितनी यूनिट हमने सेक्रीफाइस की, 6 से 4, 2 यूनिट। तो इसकी रेशो क्या होगी, 2 होगी, ओके। अब अगर हम और ज़्यादा आना चाहते हैं तो देखो ये 4 है, 3 से 4 है, हमने कितनी यूनिट यहाँ पर बढ़ाई, 1 यूनिट बढ़ाई। कितनी यूनिट यहाँ पर कम की, ये 3 है यहाँ पर, तो 1 यूनिट कम की, तो क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका कर्व जो है वो कैसा बना, देखो यहाँ हमने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, यहाँ हमने उससे कम किया, यहाँ फिर हमने उससे कम किया, और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इससे भी कम होगा। तो रिलेटिवली जो सेक्रीफाइस रेट है वो देखो कम होता जा रहा है, पहले हमने ज़्यादा कम किया, फिर कम कम किया, फिर ये, जिसकी वजह से इसका कर्व जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है ना, सी टाइप का बन रहा है, सी टाइप का। तो इसका कर्व जो सी टाइप का बन रहा है उसके पीछे मेन रीज़न यही है, MRS, है ना, कि MRS का स्लोप ये जो है वो इस तरीके से क्यों बन रहा है, MRS का स्लोप जो है वो इस तरीके से क्यों बन रहा है, वो आईसी का कर्व जो है इस तरीके से क्यों बन रहा है, वो MRS की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि MRS की जो रेट है वो घटती हुई है, वो डिक्रीजिंग रेट है, देखो डिक्रीजिंग रेट है, पहले 6 से 6 घटा, फिर 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 1 घटा, फिर आगे चल के और कम घटेगा। तो इसकी जो घटने की रेट है वो क्या है, कम हो रही है। MRS जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और इस MRS कम होने की वजह से जो आईसी कर्व जो है वो देखो ये सी की तरफ बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। अगर MRS बढ़ता हुआ होता तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनता। अगर MRS कांस्टेंट होता, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 होती और हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है एक स्ट्रेट लाइन होता, है ना। लेट सपोज करते हैं, देखते हैं डिफरेंट MRS जो है, अभी हम आते हैं। तो देखो MRS अगर घट रहा है ना, यानी कि जो लॉस हमने पता था, लॉस जो है वो ऊपर लिखते हैं और नीचे अपॉन में गेन लिखते हैं। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम और ज़्यादा बंडल चूज करेंगे लॉस मेरा कम होता चला जाएगा। देखो जैसे पहले 6 यूनिट हमने लॉस किया, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट, ठीक है, ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारा कर्व बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, है ना, सी कर्व, इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है। पर अगर MRS की रेट जो है बढ़ती हुई है, इसका मतलब पहले गेन 6 हुआ, ठीक है, पहले गेन 6 हुआ, पहले सेक्रीफाइस हमने 6 किया, फिर अब सेक्रीफाइस 7 कर रहे हैं। यहाँ हम देखो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, 6 से 4 2 हो गया, पर अगर हम यहाँ 7 कर रहे होते तो इसका कर्व जो बनता वो ऐसा बनता, PPC की तरह, है ना। अगर आपने देखा होगा PPC की, तो हमारा IC कर्व कैसा बनता, ऐसा बनता। और अगर MRS कांस्टेंट रहता है, यानी कि MRS में, यानी कि जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमें मिल रहा है, ठीक है। लेट सपोज करते हैं अगर यहाँ मैंने 6 सेक्रीफाइस किया है तो मुझे 6 यूनिट्स ही मिल रही हैं, तो इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो अगर मैं देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जितना मैंने सेक्रीफाइस किया है उतना ही मुझे मिल गया, यानी कि ये जो मैंने कम किया है, लेट सपोज करते हैं 1 यूनिट कम किए तो मुझे 1 यूनिट ही मिल रहा है ना। तो 1 यूनिट लॉस हुआ है, 1 यूनिट गेन हुआ है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा। लेट सपोज करते हैं दूसरा, ये इसको देखते हैं। लेट सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ मैं मूव किया हूँ, तो ये 6 यूनिट मैंने यहाँ से कम किया और 6 यूनिट मुझे यहाँ से मिल रहा। तो 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर MRS की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि इसमें लॉस और गेन जो है वो क्या होता है,
सेम होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, एमआरएस। तो एमआरएस क्या शो करता है, एमआरएस जो है वो स्लोप शो करता है, स्लोप बताता है कि इंडिफरेंस कर्व का कैसे होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अब एमआरएस के बारे में हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। So the marginal rate of substitution, which is short form में से MRS बोलते हैं, is the rate at which the consumer would be willing to forgo का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना। तो देखो 6 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है 1 यूनिट फूड के लिए, 6 बुक सेक्रीफाइस कर रहा है 1 यूनिट फूड के लिए, ठीक है। forgo a specific quantity of one good for more units of another good at the same utility level। तो एक मतलब सेम यूटिलिटी लेवल को अटेन करने के लिए वो जितने गुड्स को सेक्रीफाइस कर रहा है और जितने गुड्स को गेन कर रहा है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ओके। सो द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रिप्रेजेंटेड एज ए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एम आर एस होता है, ठीक है। और एम आर एस हमें पता है कि स्लोप कैसे निकलता है, ध्यान से ना, कोई भी स्लोप जो है वो कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। ये जो है ये वाई एक्सेस है, ठीक है, जिसमें हमने बुक्स लिया है, ये एक्स एक्सिस है जिसमें हमने फूड्स लिया है। तो वाई एक्सिस में क्या आएगा, बुक्स का कितना चेंजेस हुआ है। तो देखो बुक्स जो है वो 12 से 6 हो गई, 6 के चेंजेस हुए हैं। फूड्स में एक्स में कितना चेंजेस हुआ, 1 का चेंजेस हुआ है, तो 6/1। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा, ओके। सो इसका स्लोप कैसे निकलता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ओके। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, इसका स्लोप कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या खूबियां होती हैं इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टीज होती है इंडिफरेंस कर्व की, विच इज द इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड। ये नीचे की तरफ बढ़ता हुआ होता है ना। हमने जो कर्व देखा अभी वो इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरा है हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल। अब मैंने बताया था कि ये जो है वो कितना दे रहा है, 100 यूटिल्स दे रहा है, ठीक है। तो तीसरा जो है वो है इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ इज द इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। और दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम इसे। The properties of the indifference curve, which is the first property is the IC curve slopes downward, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो अगर मैं कर्व बनाऊं आईसी कर्व का, ऐसा होता है कुछ, ठीक है, सी की तरह। अभी देखो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शायद फूड था और यहाँ पर बुक्स था। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो नीचे की तरफ क्यों बढ़ रहा है, नीचे की तरफ तब किसी भी कर्व का नीचे की तरफ स्लोप डाउनवर्ड स्लोप तब होता है जब दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, अपोजिट डायरेक्शंस में जो मूव करते हैं। तो देखो दो वेरिएबल्स यहाँ पर है, एक बुक्स है और दूसरा क्या है, फूड है। अब देखो अगर फूड को मैं बढ़ा रहा हूँ तो बुक्स को कम करना पड़ेगा, या मैं अगर बुक्स को बढ़ा रहा हूँ तो फूड को कम करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं फूड को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक तो मुझे बुक्स को कम करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं फूड को और बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बुक्स का फिर और कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन है। इसीलिए ऐसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। इसका मेन रीजन यही है कि क्यों हमें कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है कंज्यूमर की, वो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सो द इंडिफरेंस कर्व आर स्लोप्ड डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है। द रीजन फॉर द नेगेटिव स्लोप इज दैट एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, C sacrifice some unit of commodity Y in order to maintain the same level of satisfaction। तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम एक को बढ़ाएंगे, अगर हम एक्स गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो तो बढ़ने लग जाएगी ना। और जब यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी तो हमें अगर मेंटेन करना है, अगर हमें 100 पे ही रहना है, तो अगर हम एक्स का ज़्यादा कर रहे हैं तो ये तो 110 हो जाएगा। तो हमें वाई का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि -10 मुझे क्योंकि y का कम हो जाए, 10 कम हो जाए, तो y का 10 कम होगा, इसका 10 बढ़ेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, 100 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम x का ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो y का कम करना पड़ेगा और वाइस वर्सा, ठीक है।
दूसरा रीज़न ये है कि हमारी इनकम जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसीलिए इसका कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईसी कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब होता है कि ये कुछ इस तरीके से बनता है। जब आईसी कर्व कन्वेक्स होता है तो ये उल्टा सी की तरह बनता है, ठीक है, कन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं कि ये ओरिजिन से कन्वेक्स है, ठीक है। अब ये कन्वेक्स क्यों है? द आईसी कर्व्ड इनवर्ड्स दस दे आर द कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है ना, अंदर की तरफ ये ऐसा मुड़ा हुआ है, इनवर्ड है ना, कर्व्ड है, इनवर्ड कर्व्ड है, मतलब मुड़ा हुआ है। दिस implies that the as the consumer continues to substitute the commodity x for commodity y, mrs of x and for y diminishes along the IC। इसका मतलब ये बताता है कि इसका कर्व जो है वैसा क्यों बन रहा है, इसीलिए बन रहा है क्योंकि हम y का ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, x का कम कर रहे हैं। देखो है ना, y का पहले हमने देखा 6 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं, तो देखो ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, तो ये देखो गैप कम है, इसीलिए इसका कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है। ओके, सो इसका रीज़न क्या है कि वो इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि MRS जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, जैसा कि हमने टेबल में देखा था। थर्ड इज द हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। ओके, सो अगर देखो, अगर मैं 2 इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ, एक इंडिफरेंस कर्व ये है IC1 और एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो IC2 है, तो IC1 अगर 100 दे रहा है तो ऊपर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो 100 से ज़्यादा देगा। लेट सपोज करते हैं 120। ओके, तो ऊपर वाला जो देखो यहाँ के जो बंडल्स हैं, यहाँ के जो बंडल्स हैं, लेट सपोज करते हैं ये जो बंडल है इसमें 1 और 2 मिल रहा है, ठीक है, इसमें 2 और इसमें 2 मिल रहा है, और लेट सपोज करते हैं ये 5 मिल रहा है, तो इसमें 2 और 2 मिल रहा है, ठीक है, तो ये बंडल्स हैं। तो इसमें ये दोनों बंडल्स हैं 100 यूटिल्स दे रहे हैं। तो अब देखो, अगर अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व की बात करूं इस पॉइंट पर, तो देखो इस पॉइंट पर मिटा देता हूं, थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज करते हैं ये है IC1, ठीक है, ये है IC2। तो अब देखो ये वाले पॉइंट पर देखते हैं, यहाँ पर देखो ये x का गुड्स है और ये y गुड है, ठीक है। तो ये वाले ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये लेट सपोज करते हैं 100 यूटिल्स प्रोवाइड करके दे रहा है। ओके, जहाँ पर हम इसको ये लेट सपोज करते हैं ये y1 है और ये x1 है, तो x1 और y1 का बंडल हम चूज़ कर रहे हैं। अब देखो y1 का अगर बंडल सेम होता है तो देखो x1 यहाँ इतना कंज्यूम कर रहा है x2, तो इसका जो क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा y1। तो अब देखो ये वाला बंडल और ये वाला बंडल में x y की तो क्वांटिटी सेम है पर x की क्वांटिटी बढ़ी है, और हम जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कम होता चला जाए, ओ सॉरी, बढ़ता चला जाता है ना, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है पर जो टोटल यूटिलिटी होती है वो बढ़ती बढ़ती ही रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम x गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज करते हैं बंडल A जो है वो 2 और 3 कंज्यूम कर रहे हैं, और बंडल जो है वो 3 और 4 है, 2 और 4 है, तो एक यूनिट हम y का ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब A के कंपैरिजन में B ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि यहाँ गुड्स ज़्यादा हैं। वैसे ही इसमें अगर हम बात करें तो देखो x1 और y1 ये पहला बंडल है, लेट सपोज करते हैं IC1 पर है, ये 100 यूटिल्स दे रहा है, तो क्या B जो बंडल होगा जो कि x1 और x2 और y1 है, क्या वो 100 यूटिल्स देगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x गुड्स क्या है, ज़्यादा है ना, देखो यहाँ पर दिख रहा है x गुड्स ज़्यादा है, तो ये 100 से ज़्यादा ही देगा, ठीक है। लेट सपोज करते हैं 120 दे रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ चला जाता है उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसलिए, और जितना नीचे होगा उतना सेटिस्फेक्शन कम होगा, इसलिए बोला गया यहाँ पर कि हायर IC लाइविंग एबन राइट ऑफ द अनदर IC इम्प्लाइज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। यानी कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर सेटिस्फेक्शन शो करता है ना। ठीक है, in simple words the combination of commodities on a higher IC is preferred by the consumer to the combination to lies in a lower IC। सिंपल सी बात है, अगर आपको 2 बंडल्स दिए जा रहे हैं,
वन और 2 का यहाँ गुड्स है और यहाँ पर 1 और 3 का है, तो आप कौन सा बंडल चूज करोगे? आप बी चूज करोगे। क्यों चूज करोगे? क्योंकि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके, ए में जितना मिल रहा है 100 मिल रहा है, तो 100 से ज़्यादा इसमें मिल रहा है। और इंडिफरेंस क्या क्या होता है? इंडिफरेंस का हर एक यूटिलिटी का अलग अलग इंडिफरेंस का, अगर 100 मिल रहा है तो 100 इन सभी पॉइंट पर 100 ही मिलेगा। अगर 120 मिल रहा है तो इन सभी पॉइंट पर 120 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 90 मिल रहा है तो इससे कम होगा, ठीक है, और इस पर 90 ही मिलेगा हर एक पॉइंट पे। ओके, दूसरा नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का, वो है कि टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दो आईसी कर्व जो हैं वो कभी भी आपस में नहीं काटते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा देखते हैं। यानी कि जैसे देखो ये ग्राफ में मैंने बता रखा है, ग्राफ में शो हो रहा है कि दो IC1 और IC2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पर, ठीक है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमने कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी पढ़ा था, ठीक है, उसको ध्यान में रखना, अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है। अब देखो IC1 पर 2 पॉइंट है, ध्यान रखना, IC1 पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है ए। तो इसका मतलब ए और बी जो बंडल होंगे वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, क्योंकि आईसी कर्व पर कोई भी पॉइंट होता है वो सेम सेटिस्फेक्शन। तो IC1 पर 2 पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी लेट सपोज करते हैं 100 यूटिल्स दे रहे हैं, लेट सपोज करते हैं 100 यूटिल्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ए जो बंडल होगा वो भी 100 देगा, बी जो बंडल होगा वो भी 100 ही देगा, ठीक है। अब देखो IC2 पर भी 2 पॉइंट्स हैं, एक सी है और ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखने में लग रहा है, यहाँ देखो IC2 जो है वो ऊपर है IC1 से, तो इसका मतलब IC2 जो है वो 100 से ज़्यादा दे रहा होगा। लेट सपोज करते हैं 120 दे रहा है, ये 100 दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब C जो है वो 120 दे रहा होगा और A भी 120 दे रहा होगा, है ना, क्योंकि वो IC2 पर है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पर है। पर देखो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। अभी हमने देखा कि A जो है वो 100 यूटिल्स दे रहा है और अभी हमने दूसरे में देखा कि A जो है वो 120 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी ये तो वायलेट्स हो रही हैं, इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज है वो तो वायलेट हो रही हैं। थर्ड जो इंडिफरेंस कर्व है कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, वो तो वायलेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो पहले में तो अगर ए में ए जो है वो 100 यूटिल्स, देखो ए जो पॉइंट है वो 100 यूटिल्स भी दे रहा है और 120 दे रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट दो यूटिलिटी नहीं दे सकता, है ना, दो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं दे सकता। तो इसीलिए दो आईसी कर्व कभी भी आपस में नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में डिस्कस की, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज आप इसे ले सकते हो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आईसी कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को टच करता है। इसका मतलब आईसी कर्व ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर टच नहीं करेगा। क्यों यहाँ पर टच नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, 0 है और ये y की है। इसका मतलब वो एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है। पर इंडिफरेंस अप्रोच जो है वो तो 2 गुड पे बेस है ना, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं। इंडिफरेंस का क्या बताता है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है, पर ये तो एक गुड्स है यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टच नहीं कर सकता। ऐसे ही सिमिलरली जो है ये ऐसे इसको यहाँ पर टच नहीं कर सकता, ये गलत है, ये यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर y का कंजम्पशन 0 हो जा रहा है, x का तो कंज्यूम कर रहा है, y का 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब अभी भी वो एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है। ओके, सो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि आईसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज कन्वेक्स होता है ओरिजिन से। तीसरी प्रॉपर्टीज हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन शो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी नहीं काटते। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट द इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस ईदर ऑफ द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।